हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। जैसे कि आप जानते हैं कि अपना जो ग्रुप है तो उसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर स्पेशल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पूर्व धारणा के, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं उसके बारे में, पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा। तो देखिए, इसका बेसिक फंडा, सबसे बेसिक फंडा ये होता है कि इसके कुछ नियम चलते हैं और अगर ये नियम अपने को क्लियर हैं तो अपन कथन और पूर्व धारणा बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, अन्यथा ये अपने को कभी क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे कुछ बेसिक नियम क्या होते हैं। सबसे पहले अपन नाम समझते हैं, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है कथन और पूर्व धारणा। देखिए, नाम से पता लग रहा है कथन। कथन मतलब एक व्यक्ति है जिसने अपने कुछ कहा है। ठीक है, अब पूर्व धारणा का मतलब यह होता है, पूर्व धारणा, पूर्व धारणा का मतलब यह है कि बिना दिमाग लगाए उत्तर देना। कथन मतलब अपने से कोई एक वाक्य बोल रहा है, कोई कह रहा अपने से एक वाक्य बोलेगा, तो अपने को पूर्व धारणा देना उसकी, मतलब उसमें बिना दिमाग लगाए। किसका उपयोग नहीं है, उसमें दिमाग का उपयोग नहीं है। ठीक है, और जब दिमाग का उपयोग नहीं है तो फिर किसका उपयोग रहेगा, तो उसमें चलते हैं नियम। ठीक है, कौन कौन से नियम है अपन सबसे पहले नियम देखते हैं। तो एक एक करके सारे नियम नोट करो। चलो लिखो। पहला नियम है, कोई भी पूर्व धारणा सामान्य होनी चाहिए। कोई भी पूर्व धारणा सामान्य होनी चाहिए जिसमें कथन से बाहर की बात न हो। इसका अपन बोल सकते हैं, अर्थात वह कथन से व्यापक न हो, सबसे पहला रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो होता है वो यही होता है कि सबसे पहली बात है कि कोई भी पूर्व धारणा है वो सामान्य होने चाहिए जिसमें कथन से बाहर की बात न हो, अर्थात वह कथन से व्यापक न हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूर्व धारणा में इतना कुछ दे दिया जो कथन में दिया भी न हो। ठीक है, पूर्व धारणा वही सही होगी जो कथन में अपने को कहा गया है, वही पूर्व धारणा में उसको दोहराना चाहिए, अन्यथा कथन से बाहर की बात होगी तो वो गलत है। दूसरा नियम, कथन और पूर्व धारणा, कथन और पूर्व धारणा एक दूसरे के सार्थक होने चाहिए। कथन और पूर्व धारणा एक दूसरे के सार्थक होने चाहिए, अर्थात हिंदी में अर्थात भाव निहित होना चाहिए, भाव निहित होना चाहिए। अगर इसका हिंदी में अर्थ समझे अपन तो उसमें लिखा हुआ है कि कथन और पूर्व धारणा एक दूसरे का सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे से मेल खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कथन बोल रहा है खेत में जाने की और पूर्व धारणा जा रहा है खले में। ठीक है, दोनों अलग अलग भग रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक दूसरे से सार्थक होना चाहिए, भाव निहित होना चाहिए। तीसरा नियम इसका है, तीसरा नियम, कथन की पुनरावृत्ति
में पूर्व धारणा मान्य नहीं है। बहुत सीधा सा नियम है तीसरा कि कथन की पुनरावृत्ति हो रही है, अगर कथन को रिपीट किया जा रहा है पूर्व धारणा में तो वह पूर्व धारणा मान्य नहीं होगी। बेसिक नियम है, ठीक है। चौथा नियम की बात करें, सामान्यतः जिस पूर्व धारणा में सलाह, कोई पूर्व धारणा है जिसमें सलाह दे रहा हो, अगर कोई सुधार कर रहा हो, गलती को कोई सुधार रहा हो, ठीक है, जिसमें कोई लाभ की बात हो रही हो, जनता की लाभ की बात, लाभ प्रदाय, जनता की लाभ की बात होना चाहिए, लाभ प्रदाय प्रभाव है और कोई परिणाम निकल रहा है तो वह मान्य होगी। चौथा नियम कि जिसमें सामान्यतः पूर्व धारणा में कोई सलाह दे रहा हो, कोई सुधार की बात कर रहा हो, समाज सुधार की बात कर रहा हो, या जनता की लाभ की बात हो रही हो, या किसी प्रकार से परिणाम निकल रहा हो, तो ऐसी पूर्व धारणाएं जो होती है हमेशा और हमेशा सही होती है, मान्य होती है, ठीक है। अगला पांचवा नियम है, पूर्व धारणा में सामान्यतः, पूर्व धारणा में सामान्यतः कुछ शब्द जैसे संभव, ऐसी पूर्व धारणा है जिसमें ऐसे शब्द अपने को मिल जाए जो कि लिखे हमने संभव, सामान्यतः सकना, आदि, तो वह पूर्व धारणा मान्य होगी। ठीक है, बहुत सिंपल सा नियम है। पांचवा अपने पास कि ऐसी पूर्व धारणाएं जिसमें यदि अपने को तीन शब्द मिल रहे हैं, कौन कौन से शब्द है वो, संभव शब्द, सामान्यता शब्द या सकना शब्द, ये तीन शब्द अगर अपने को मिल रहे हैं तो 99% चांस है कि वो पूर्व धारणा हमेशा कैसी होती है, मान्य होती है, मतलब सही होंगी ही होंगी। ठीक है। छठवां, पूर्व धारणा में सामान्यतः, पूर्व धारणा में सामान्यतः कुछ शब्द जैसे प्रत्येक, सभी, हर एक, सारे, सब, क्यों, इसलिए, आदि शब्द हो तो वह अमान्य होगी। बहुत बेसिक सा नियम रहा ये भी अपना। छठवां नियम बहुत बेसिक है कि ऐसी पूर्व धारणा है जिसमें सामान्यतः कौन कौन शब्द होना चाहिए, प्रत्येक, सभी, हर एक, सारे, सब, क्यों और इसलिए। अगर ऐसे शब्द अगर अपने को मिलते हैं तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा अमान्य होती हैं, यानी गलत होती हैं। देखो, नियम 5 और नियम 6 में सीधा सीधा अंतर है
कि जहाँ पर संभव शब्द, सामान्यतः शब्द या संज्ञा शब्द आते हैं वह पूर्व धारणा हमेशा मान्य होंगी, और ऐसी पूर्व धारणा जिसमें प्रत्येक, सभी, हर एक, सारे, सब, क्यों, इसलिए शब्द आते हैं, तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा और हमेशा अमान्य होती है। ठीक है, चलो नियम 7, यदि किसी पूर्व धारणा में, यदि किसी पूर्व धारणा में भूतकाल या भविष्यकाल की बात कही हो तो सामान्यतः वह अमान्य होगी। ठीक, रूल नंबर 7 सीधा सा रूल है अपना कि ऐसी पूर्व धारणाएं जिसमें भूतकाल की या भविष्यकाल की, यानी बीते हुए समय की बात कर रहा हो या आने वाले समय की बात कर रहा हो, तो जब भी ऐसी पूर्व धारणाएं होती हैं तो वह सामान्यतः कैसी होती है, अमान्य होती है। 7 नियम अपने अभी लिखे अपन ने, 7 नियम एक बार अपन फिर से देखते हैं। पहला नियम है कि कोई भी पूर्व धारणा सामान्य होनी चाहिए जिसमें कथन के बाहर की बात नहीं करी। अंडरलाइन वाली बात विशेष तौर पे ध्यान देना है। नियम नंबर पहला यही है कि कथन से बाहर की बात अगर होगी तो वह अमान्य होगी, मतलब गलत होगी। ठीक है, दूसरा नियम है कथन और पूर्व धारणा एक दूसरे के सार्थक होने चाहिए। इसको अंडरलाइन करेंगे अपन, सार्थक होने चाहिए यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा कथन की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए उसमें। अगर कथन की पुनरावृत्ति हो रही है तो वो अमान्य होगी, मान्य नहीं होगी। चौथा नियम है सामान्यतः जिस पूर्व धारणा में सलाह, सुधार, लाभ प्रदाय बात, जनता की लाभ की बात हो रही हो या जिससे कोई परिणाम निकल रहा हो तो वह हमेशा और हमेशा मान्य होती है। पांचवा है पूर्व धारणा में सामान्यतः कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे संभव, सामान्यतः, सकना आदि शब्द आते हैं, तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा और हमेशा मान्य होंगी। छठवां नियम था पूर्व धारणा में सामान्यतः कुछ शब्द जैसे प्रत्येक, सभी, हर एक, सारे, सब, क्यों, इसलिए ये शब्द अगर आते हैं तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा अमान्य होती है। सातवां नियम है यदि किसी पूर्व धारणा में भूतकाल और भविष्यकाल की बात हो रही हो तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा अमान्य होती है। ये 7 बेसिक नियम हैं जो अपन ने अभी लिखे, कुछ और हैं जो लिखते हैं अपन। ठीक, पूरी पूर्व धारणा ये 12 नियम है उस पर काम करेगी और 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत और 12 नियम जिसको पता है वो बहुत अच्छे से पूर्व धारणा करेगा। 99% चांस है कि सही ही जाएगी, गलत नहीं होगी। अन्यथा पूर्व धारणा किसी की सही होती नहीं है, मारो तुक्का, आखिरी में वही है। और अभी एमपी पुलिस में सबसे ज्यादा पूर्व धारणा ही पूछ रहा है, वो पूर्व धारणा कथन निष्कर्ष। चलो नियम नंबर 8 लिखो। नियम 8 इसमें है यदि कोई पूर्व धारणा में नियम नंबर 8 यदि
पूर्व धारणा में कथन की कोई बात अनुमानित हो तो वह मान्य होती है। ऐसी कोई पूर्व धारणा जिसमें कथन में जो बात कही गई है उसी बात को वो मान रहा है, अनुमानित है, तो वह मान्य होती है। 9वां, यदि कोई पूर्व धारणा में विज्ञापन, ऐसी पूर्व धारणा जिसमें अपने कोई विज्ञापन की बात कर रहा हो, विज्ञापन दिखा रहा हो, कोई संदेश देना चाह रहा हो जिससे जनता को कोई संदेश मिलेगा तो संदेश दे रहा हो, या कोई अपील कर रहा हो सिगरेट मत पियो, कोई अपील की जा रही है, ठीक है, तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा और हमेशा मान्य होती है। फिर चाहे वो गलत अपील हो या सही अपील हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, विज्ञापन गलत हो या सही विज्ञापन हो, या फिर संदेश सही जा रहा हो या गलत जा रहा हो, इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ता है यदि कोई पूर्व धारणा में विज्ञापन दे रहा है, संदेश दे रहा है, अपील कर रहा है, तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा और हमेशा मान्य होती है, इन्हें कभी गलत नहीं किया जा सकता। 10वां नियम, यदि कोई पूर्व धारणा में सामाजिक कल्याण हो रहा हो, सामाजिक कल्याण हो रहा हो, या फिर सरकार की नीतियां बताई जा रही हों, सामाजिक कल्याण हो रहा हो या सरकार की नीति बताई जा रही हो, तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा मान्य होगी। ऐसी पूर्व धारणा जिसमें सामाजिक कल्याण की बात कर रहा हो या सरकार की कोई नीति बता रहा हो, सरकार का कोई काम बता रहा हो, तो ऐसी पूर्व धारणा जो है हमेशा और हमेशा मान्य होती है। 11वां, कोई पूर्व धारणा में सरकार की बुराई हो रही हो, सरकार की बुराई, देश का अहित, जनता का अहित, तो वह अमान्य होगी। ऐसी पूर्व धारणाएं जिसमें सरकार की बुराई हो रही हो, देश की बुराई हो रही हो, या फिर जनता की बुराई या जनता का अहित हो रहा हो, तो ऐसी पूर्व धारणाएं जो हैं हमेशा और हमेशा अमान्य होती हैं। ठीक है, और एक और लिखो लास्ट 12वां, किसी पूर्व धारणा में किसी में तुलना की जा रही हो, ऐसी पूर्व धारणा जिसमें किसी की तुलना की जा रही हो, वह हमेशा गलत होती हैं। बारहवां, ऐसी पूर्व धारणा जिसमें
तुलना की जा रही हो, वह अमान्य। ये टोटल 12 नियम हैं। ये 12 नियम अगर अपने को समझ में आते हैं, ये 12 नियम अगर अपने को याद होते हैं, तो कोई सी पूर्व धारणा आ जाएगी, अपन 60% तक सही कर सकते हैं। फिर भी अभी 40% रहेगा। कारण क्या है? क्योंकि 40% के लिए अभी अपने को 4 सिद्धांत पढ़ने पड़ेंगे। ये सिद्धांत 4 पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद अपन हो जाएंगे 99%। फिर भी 1% गलत होता है। वो क्यों होता है वो बताऊंगा मैं भी। ठीक है, तो 7 अपन नियम देख चुके थे। 8वां अपने पास, यदि पूर्व धारणा में कथन की कोई अनुमानित बात हो रही हो तो मान्य होंगी। जैसे कि आपने कोई कथन दिया है और उसके अनुमान अपन लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो कथन हमेशा पूर्व धारणा हमेशा मान्य होती है। 9वां है, यदि कोई पूर्व धारणा में विज्ञापन की बात हो रही हो, संदेश की बात हो रही हो, कोई संदेश जा रहा हो जनता तक, कोई अपील हो रही हो, तो ऐसी हमेशा मान्य होंगी, चाहे वो विज्ञापन गलत हो या संदेश गलत जा रहा। खूब सिगरेट पियो, उससे अच्छा सेहत रहती है, तो भी हम मानेंगे, सही मानेंगे, चाहे वो संदेश गलत हो। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जनता को संदेश जा रहा है, पियो। ठीक है, कोई विज्ञापन लक्स साबुन नहाने से गोरे होते हैं, हाँ भैया होते होंगे, क्या मतलब अपने का। ठीक है, या कोई अपील हो रही हो, ठीक है, तो ऐसे में हमेशा वो मान्य होती है। 10वां अपने पास, यदि कोई पूर्व धारणा में सामाजिक कल्याण, जो कि होता नहीं है, सरकार की नीतियां बता रहे हो, तो वह हमेशा मान्य होती है। 11वां, कोई पूर्व धारणा में सरकार की बुराई हो रही हो, सब भी तो सरकार की बुराई होती है, देश का हित हो रहा हो और जनता का हित हो रहा हो, तो वह अमान्य होंगी, मतलब गलत होती है। और 12वां, ऐसी पूर्व धारणा जिसमें 2 व्यक्तियों के बीच, 2 देशों के बीच या कहीं पर भी तुलना की जा रही हो, तो वह हमेशा अमान्य होती है। ये 12 नियम है, बेसिक नियम है, सरल नियम है। इनको एक बार पढ़ो जब तक मैं सिद्धांत लिखता हूं। पूरा खेल इन्हीं पे चलेगा अब। नियम देखो, सिद्धांत पहला देखते हैं अपन। कर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति। पहला सिद्धांत अपना है कि ऐसी पूर्व धारणाएं जिसमें कर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति आवश्यक होती है। अगर कथन में कर्ता की उपस्थिति है तो पूर्व धारणा में भी कर्ता की उपस्थिति आवश्यक है, और ऐसा कथन जिसमें कर्ता की उपस्थिति नहीं है तो पूर्व धारणा में भी कर्ता की अनुपस्थिति आवश्यक होती है। कैसे? जैसे कि यदि मैंने एक कथन लिखा, मान लो एक कथन लिखा है मैंने, अधिकांश रेल दुर्घटनाएं बहुत भयानक होती हैं। अधिकांश रेल दुर्घटनाएं बहुत भयानक होती हैं। ठीक है, ये मेरा कथन हो गया है, अधिकांश रेल दुर्घटनाएं बहुत भयानक होती हैं। ठीक है, अब अपने को इसमें पहचानना है कि कर्ता क्या है। हिंदी सबने पढ़ी होगी मेरे हिसाब से। कर्ता सबको पता है। कर्ता मतलब क्या होता है? जो काम कर रहा है या जिससे काम करवाया जा रहा है, उसको अपन कर्ता बोलते हैं। तो कथन में अपने पास कर्ता क्या हो गया? रेल। इसमें काम कौन कर रहा है? रेल कर रहा है। क्या कर रहा है? दुर्घटना करने का। ठीक है, तो इसमें कर्ता हो गया। ठीक है, अब पूर्व धारणा अपने पास है। मान लो अपने पास पूर्व धारणा लिखी है पहली अपन ने कि रेल दुर्घटनाएं खतरनाक होती हैं। रेल
रेल दुर्घटनाएं खतरनाक होती हैं। ठीक है, देखो स्पष्ट दिख रहा है अपने को कि कथन में उनने बोल दिया अपने से पहले कि अधिकांश रेल दुर्घटनाएं बहुत भयानक होती हैं। रेल दुर्घटनाएं जितनी भी हो रही हैं वो सब बहुत भयानक होती हैं। ठीक है, और पूर्व धारणा में अपने से बोल रहा है कि रेल दुर्घटनाएं खतरनाक होती है। दोनों कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे हैं। कहीं कहीं मेल खा रहे हैं क्या? नहीं खा रहे हैं। अधिकांश रेल दुर्घटनाएं बहुत भयानक होती हैं और रेल दुर्घटनाएं खतरनाक होती हैं, मेल नहीं खा रहे हैं। अपन इसको गलत कर सकते हैं, मगर सिद्धांत पहला बोलता है कि अगर कर्ता की उपस्थिति है और कथन में और कर्ता की उपस्थिति है पूर्व धारणा में, तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा और हमेशा सही होंगी। कैसे होती है? सही होती है। अब देखो कर्ता की उपस्थिति कथन में अपने को दिख रही है कि रेल जो है वो यहाँ पर उपस्थित है और यहाँ पर पूर्व धारणा में भी रेल उपस्थित है, यानी कर्ता की उपस्थिति है अपने पास पूर्व धारणा और कथन दोनों में, इसलिए ये पूर्व धारणा हमेशा और हमेशा सही होंगी। यदि अनुपस्थिति होती यहाँ पर रेल नहीं है, मान लो कि दुर्घटना खतरनाक होती हैं, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि कथन में तो करता है, पूर्व धारणा में करता है क्या? नहीं है। या तो दोनों में उपस्थित होना चाहिए या दोनों में अनुपस्थित होना चाहिए। तो पहला सिद्धांत यही बोलता है कि कोई भी कथन या पूर्व धारणा में अगर कर्ता उपस्थित है तो दोनों में उपस्थित हो और अनुपस्थित है तो दोनों में अनुपस्थित होना आवश्यक है। ठीक है, सिद्धांत 2 की बात करेंगे अपन। चलो एक उदाहरण और देख लेते हैं अपन। चलो इसका उदाहरण दूसरा, कथन जब तक विराट कोहली की वापसी नहीं होती, वापसी नहीं होती, भारत मैच नहीं जीतेगा, भारत मैच नहीं जीतेगा। अपने पास एक कथन हो गया है कि जब तक विराट कोहली की वापसी नहीं होती भारत मैच नहीं जीतेगा। पूर्व धारणा अपने पास विराट कोहली टीम में नहीं है। ठीक है, ये 2 चीजें अपने को दे दी है, एक कथन दे दिया है, एक पूर्व धारणा दे दिया है। कथन में अपने को स्पष्ट दिख रहा है कि जब तक विराट कोहली की वापसी नहीं होती भारत मैच नहीं जीतेगा। ठीक है, और पूर्व धारणा अपने को दे दी है कि विराट कोहली टीम में नहीं है। अब स्वाभाविक सी बात है कि कथन में अपने को कहीं से कहीं तक टीम की बात नहीं कर रहा है वो, और जबकि पूर्व धारणा में अपने को टीम की बात कर रहा है वो। ठीक है, जब तक विराट कोहली की वापसी नहीं होती भारत मैच नहीं जीतेगा, और विराट कोहली टीम में नहीं है तो अपन इसको गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपने पास कथन में कहीं से कहीं तक टीम की बात हो रही थी क्या? नहीं। ठीक है, मगर यह सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें कर्ता उपस्थित है। कर्ता कौन है इसमें? विराट कोहली। विराट कोहली अगर कथन में भी उपस्थित है और पूर्व धारणा में भी उपस्थित है तो यह सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्ता जो है वो दोनों में उपस्थित है, और अपने को पता है कि जब भी कथन और पूर्व धारणा में कर्ता उपस्थित रहेगा तो वो सही होगी, और कर्ता अनुपस्थित रहेंगे दोनों में तो भी सही होगी। एक में उपस्थित है एक में अनुपस्थित है तो एक गलत हो जाएगी। फिर चाहे वो इससे मेल खाती हो या न खाती हो, कोई मतलब नहीं हमको इससे। अपन सिद्धांत नंबर 1 पे काम कर रहे हैं अभी कि कर्ता की उपस्थिति। ठीक है, तो ये सिद्धांत नंबर 1 था अपना। समझ में आया कि कर्ता की उपस्थिति होना आवश्यक है या तो दोनों में, या कर्ता की अनुपस्थिति आवश्यक है दोनों में, कथन और पूर्व धारणा दोनों में। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं। ये सेकंड वाले में कभी दोनों में टीम दे देता तो वो ऊपर में कभी टीम की बात करता तो। देखो अपन कर्ता की बात कर रहे हैं। कर्ता मतलब होता है कि काम करने वाला। काम कौन करता? टीम काम कर रही है क्या अभी?
टीम तो एक समूह हो गया, काम कौन कर रहा है? विराट कोहली। इसलिए अपन कर्ता की बात कर रहे हैं, ना कि अपन समूह की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा जैसे कि इसमें दुर्घटनाएं तो हो रही हैं, मगर कर कौन रहा है? मुंडी रेल डाल रही है, इसलिए रेल आवश्यक है अपने लिए, ठीक है। चलो सिद्धांत नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। सिद्धांत नंबर 2 है अपने पास, विशेषण की उपस्थिति। विशेषण की उपस्थिति ऑब्लिक अनुपस्थिति। अब विशेषण अपने को पता है विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या होता है? हिंदी पढ़ी है अपने थोड़ी बहुत? नहीं पढ़ी है। विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण बोलते हैं। मतलब जो विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब विशेषता किसी प्रकार से हो सकती है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई ठिगना है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कुछ ही विशेषता हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता बताते हैं तो उनको अपन क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, ठीक है ना। और जो विशेषता की विशेषता बताते हैं उसको अपन प्रविशेषण बोलते हैं। वो सब हिंदी की बातें हैं बाद में, ठीक है। अभी अपन विशेषण की बात कर रहे हैं कि जहां पर किसी की विशेषता बताई जाती है वो विशेषण होते हैं, ठीक है। मान लो कथन दे दिया आपने को, फलाने व्यक्ति को, फलाने मतलब मेरे नाम लिख देता हूं, नितिन को बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं आता, बहुत आता है। बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उससे कोई बात ही नहीं करता, बात नहीं करता, ठीक है। कथन लिख दिया कि फलाने व्यक्ति को भयंकर गुस्सा आता है। हालांकि भयंकर जो है उसमें प्रविशेषण हो गया, बहुत जो है वो प्रविशेषण हो गया है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? गुस्से की विशेषता बता रहा है। भयंकर आता है और गुस्सा जो है वो विशेषण है, गुस्सा जो है वो विशेषण है और बहुत जो है वो प्रविशेषण है, तो ठीक है। तो भयंकर गुस्सा आता है इसलिए उससे कोई बात ही नहीं करता, ठीक है। पूर्व धारणा, पूर्व धारणा आपने वो लिखी है, नितिन को क्रोध आता है, मतलब गुस्सा आता है, ठीक है। ये अपने को पूर्व धारणा लिख दिया उनने कि नितिन को बहुत गुस्सा आता है इसलिए उससे कोई बात नहीं करता, और पूर्व धारणा है नितिन को क्रोध आता है, ठीक है। तो इसको अपन सही मानेंगे, क्यों? क्योंकि इसमें विशेषण की उपस्थिति है, यहाँ भी गुस्सा आ रहा है और यहाँ भी गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह है कि पहले अपन ने एक सिद्धांत देखा जिसमें कर्ता का होना आवश्यक है, दोनों में अगर कर्ता है तो सही है, दोनों में अगर कर्ता नहीं है तो भी सही है। एक में कर्ता है और एक में कर्ता नहीं है तो वो गलत है, एक में कर्ता होने के बाद दूसरे में कर्ता नहीं है तो वो गलत। और दूसरा यही है विशेषण कि दोनों में, कथन में भी और पूर्व धारणा में, दोनों में विशेषण होना आवश्यक है या दोनों में नहीं आवश्यक है, ठीक है। चलो, कर्ता से फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर्ता तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि
अगर कर्ता नहीं होगा तो ये विशेषता किसकी बताएगा? बिना कर्ता की विशेषता बता ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लिखेगा कि मान लो नितिन की जगह राम कर देगा कि राम को क्रोध आता है, तो ये तो सीधी बात है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरा है और यहाँ पर सब्जेक्ट दूसरा है। यहाँ पर कर्ता है और यहाँ पर कर्ता है क्या? कर्ता अलग अलग होगा ना, ठीक है, एक ही कर्ता होना चाहिए। क्यों? कर्ता तो होना आवश्यक है, क्योंकि वो विशेषता किसकी बताएगा फिर वो। चलो तीसरा सिद्धांत देखते हैं अपन। तीसरा सिद्धांत है कारण प्रभाव। कारण प्रभाव, कारण प्रभाव का होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पे बोल सकते हैं अपन, जैसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो वह है क्योंकि, माना, इस प्रकार, चूंकि, आदि। ठीक है, कारण प्रभाव लिखे अपन ने, जैसे क्योंकि, माना, इस प्रकार, चूंकि, इसलिए। देखो ऐसे कथन जिसमें ये शब्द जुड़े हों, क्योंकि जुड़ा हो, माना जुड़ा हो, इस प्रकार जुड़ा हो, चूंकि जुड़ा हो, अगर ये शब्द जुड़े हैं कथन में और पूर्व धारणा में वही बात को रिपीट कर दे, उससे संबंधित कोई बात हो रही है तो वो हमेशा सही होती है। कैसे? जैसे कि अपन ने कथन लिखा, चूंकि आपकी उम्र, चूंकि आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं है, आप इस परीक्षा में, आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। अपने को कथन दे दिया है कि चूंकि आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं है, आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। ठीक है, और पूर्व धारणा अपने को दे दी है उनने, परीक्षा में बैठने की उम्र 21 वर्ष है, या 21 वर्ष होना अनिवार्य है, होना अनिवार्य है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत अपने पास कि कारण प्रभाव बताना अपने को कि कैसे फर्क पड़ेगा इसमें। तो कौन कौन से शब्द हैं? क्योंकि, माना, इस प्रकार या चूंकि। ये 4 शब्द ऐसे लिखे हुए हैं, यदि इन 4 शब्द का उपयोग कथन में किया जा रहा है तो उससे संबंधित कोई भी पूर्व धारणा होगी तो वो सही मानी जाएगी। जैसे कि कथन में लिख दिया कि चूंकि आपकी उम्र 21 वर्ष नहीं है, आप इस परीक्षा में नहीं बैठ सकते। ठीक है, और पूर्व धारणा अपने पास कि परीक्षा में बैठने की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है या अनिवार्य है। तो ठीक है, अपने को समझ में आया कि भैया इसमें चूंकि लगा हुआ था, इसलिए अगर ये वाक्य रिपीट भी हो रहा है तो उसको अपन सही मानेंगे हमेशा और हमेशा। क्यों? क्योंकि अपने को कथन में पहले स्पष्ट है, चौथे नंबर सिद्धांत में, तीसरे नंबर सिद्धांत में, कि यदि क्योंकि, माना, इस प्रकार, चूंकि शब्द कथन में लगते हैं तो कथन को रिपीट किया जा सकता है या फिर उससे मॉडिफाई किया जा सकता है। ठीक है, मगर शब्द होना आवश्यक है, क्योंकि, माना, इस प्रकार और चूंकि। क्यों? क्योंकि अपने नियम में पढ़ा है कि जो कथन में लिखा हुआ है वही की वही पूर्व धारणा में लिखा है तो वह हमेशा और हमेशा कैसा होगा? गलत होगा। मगर ये शब्द अगर स्टार्टिंग में जोड़ दिए जाते हैं तो वो पूर्व धारणा हमेशा और हमेशा सही
मानी जाएगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि पूर्व धारणा सिर्फ और सिर्फ नियम पे नहीं काम करती है, वो सिद्धांत पे भी काम करती है। सिद्धांत अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीसरा सिद्धांत था इसका, कारण और प्रभाव। पहला था अपना कर्ता, दूसरा था विशेषण, तीसरा है कारण प्रभाव, और चौथा प्रतिवर्तन। मिटाई देता हूं, नीचे लिख देता हूं। चलो चौथा देखो, प्रतिवर्तन। क्या होता है प्रतिवर्तन? इसकी परिभाषा लिख लो। यदि कोई कथन का मात्र प्रतिवर्तन के समूह विषय क्रिया विधेय में से दो को नकारात्मक बना दिया जाता है तो वह पूर्व धारणा अमान्य होगी। ठीक, सिंपल सा नियम है अपना। यदि कोई कथन का मात्र प्रतिवर्तन के समूह यानी विषय क्रिया विधेय में, तीन शब्द है अपने पास, या तो कोई विषय की बात हो रही हो, क्रिया की बात हो रही हो, या विधेय की बात हो रही हो, में से दो को, तीन है, तीन में से दो को नकारात्मक बना दिया जाए तो वह पूर्व धारणा अमान्य होगी। कैसे? उदाहरण से अपने को स्पष्ट समझ में आएगा। कथन है अपने पास, मान लो कथन है सभ्य व्यक्ति सच बोलता है, यानी कि जो सभ्य व्यक्ति है मेरे जैसा, वो हमेशा कैसा बोलता है? सच बोलता है, झूठ बोल ही नहीं पा रहा है वो। ठीक है, तो सभ्य व्यक्ति जो है वो सच बोलता है, ये कथन लिखा हुआ है। तो पूर्व धारणा क्या हो जाएगी? पूर्व धारणा अपने पास लिखी है अपन ने, असभ्य व्यक्ति झूठ बोलता है। देखो स्पष्ट रूप से अपने को दिख रहा है कि सही है ये। ठीक है, जब अपन पढ़ते हैं उसको, ये भाई कथन लिखा हुआ है कि सभ्य व्यक्ति सच बोलता है, तो अपन मान सकते हैं कि असभ्य व्यक्ति जो है वो झूठ बोलता है। मान सकते हैं ना अपन कि सच बोल रहा है, अगर सभ्य व्यक्ति सच बोल रहा है तो असभ्य व्यक्ति वो झूठ बोल रहा है। तो अपन ऐसी पूर्व धारणा को हमेशा एग्जाम में सही करके जाते हैं, मगर ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सिद्धांत नंबर 4 बोल रहा है अपने को, यदि कोई कथन का मात्र प्रतिवर्तन के समूह में विषय क्रिया विधेय में से दो को नकारात्मक बना दिया जाता है तो वह पूर्व धारणा अमान्य होगी। अब देखो, इसमें जो सभ्य था उसको असभ्य बना दिया है, जो सच बोला करता था वो झूठ बोलने लगा है।
मतलब 2 को नेगेटिव बना दिया है, ठीक है। तो अपने को देखने की दृष्टि से सही लग रहा है, मगर पूर्व धारणा की दृष्टि से ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसको नेगेटिव पॉइंट बना दिया, सभ्य को असभ्य कर दिया और सच को झूठ बोल दिया। तो देखने की दृष्टि से ये सही है, मगर पूर्व धारणा की दृष्टि से ये गलत हो जाता है। तो सभ्य व्यक्ति सच बोलता है और पूर्व धारणा थी असभ्य व्यक्ति झूठ बोलता है, तो ऐसी पूर्व धारणा जो है वो गलत होती है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं अपन। मान लो लिखा है असभ्य व्यक्ति सच नहीं बोलता है, असभ्य व्यक्ति सच नहीं बोलता, ठीक है। मान लो ऐसा लिख दिया उनने कि असभ्य व्यक्ति सच नहीं बोलता है, तो ये भी गलत है अपने पास। कारण ये क्योंकि सभ्य को तो उसने असभ्य कर ही दिया है, बाकी ये सच है तो यहाँ सही बोल रहा था और यहाँ पर सच के साथ नेगेटिव शब्द जोड़ दिया उनने, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो कुल मिला के बात यह है कि अपने को जो वाक्य दिया हुआ है, अपने को भले लगे वो कि ये सच है, मगर उसमें अगर कोई चेंज कर रहा है विषय को, क्रिया को या विधेय को चेंज करता है वो, तो वो हमेशा और हमेशा गलत होता है। तो अपने पास टोटल 12 नियम है, 4 सिद्धांत है। 4 सिद्धांत सरल है, 12 नियम भी सरल है। पहला सिद्धांत था अपने पास क्रिया की उपस्थिति, क्रिया होना उपस्थित है। दूसरा नियम अपने पास हुआ करता था कि विशेषण की उपस्थिति। तीसरा नियम हुआ करता था अपने पास कारण प्रभाव, यानी कारण प्रभाव जो होता है चूंकि इसलिए वगैरह होना आवश्यक है। और चौथा नियम जो था प्रतिवर्तन। 3 शब्दावली है, उसमें से अगर 2 को चेंज कर रहा है, नेगेटिव दर्शा रहा है वो, तो ऐसी पूर्व धारणा हमेशा और हमेशा जो होती हैं वो गलत होती हैं। ये 12 नियम और 4 सिद्धांत के बाहर पूर्व धारणा नहीं है। कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है पूर्व धारणा में। 0% दिमाग लगता है पूर्व धारणा में, सिर्फ ये नियम और सिद्धांत याद होना चाहिए, कुछ भी नहीं लगाना उसमें। अब अपने को ये नहीं सोचना है कि ऐसा है तो ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा है तो ऐसा कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ नियम देखो कि नियम के अंदर आती है क्या, सिद्धांत के अंदर आती है क्या, लगा दो। पूरा नियम और पूरा सिद्धांत का खेल है, दिमाग का खेल आएगा इसके बाद जब हम पढ़ेंगे कथन और तर्क। कथन तर्क में पूरा दिमाग का खेल है, उसमें नियम नहीं चलते, उसमें जितना है सब लगा दो, हो तो नहीं हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण। इसको मिटा दें। चलो पहला लिखो, पहला कथन। सरकार ने रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। सरकार ने रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों को परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। पूर्व धारणा अपने पास है पहली,
सरकार के पास अनुग्रह राशि की वजह से हुए खर्च की भरपाई के लिए पर्याप्त धन है। ठीक, पहला उदाहरण हमने सरकार के पास अनुग्रह राशि की वजह से हुए खर्च की भरपाई के लिए पर्याप्त धन है, और दूसरा है निकट भविष्य में रेल दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। अपने पास एक कथन दे दिया है, अपने को दो अवधारणा दे दी है। कथन है, सरकार ने रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो अवधारणा पहली अपने पास, सरकार के पास अनुग्रह राशि की वजह से हुए खर्च की भरपाई के लिए पर्याप्त धन है। ठीक है। दूसरा है, निकट भविष्य में रेल दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। क्या लगता है? सेकंड वाला सही है, और पहले वाला गलत है। कितने लोग हैं जो पहले वाले को गलत बोल रहे हैं, दूसरे वाले को सही बोल रहे हैं? एक ही। कितने लोग हैं जो बोल रहे हैं कि पहला सही है और दूसरा गलत है? और कितने लोग जो बोल रहे हैं दोनों सही है? और कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं दोनों गलत है? देखो, सीधी सीधी बात है, मैंने बोला ना कि जब भी कथन पूर्वधारणा क्वेश्चन करना हो तो अपने से बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। इतना समझ लो बस, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। इत्तू सा भी, जरा सा भी अगर तुमने दिमाग लगाया तो तोते उड़ जाएंगे। पूरी मेहनत रखी रह जाएगी। सिर्फ नियम और सिद्धांत पे काम करेंगे अपन। कैसे? कथन बोल रहा है, सरकार ने रेल दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 1 लाख रुपए देने की बात की है। ठीक है, हमको उससे भी कोई मतलब नहीं, अपने कथन पढ़ लिया, छोड़ दिया। पूर्वधारणा पे आते हैं, सरकार के पास अनुग्रह राशि की वजह से हुए खर्च की भरपाई के लिए पर्याप्त धन है। तो पहला अपने को पता है, एक नियम पढ़ा था अपन ने कि सरकार जो काम कर रही है हमेशा सही होता है। सरकार की बुराई कर ही नहीं पाएंगे अपन, ताकत ही नहीं इतनी की बुराई कर लें, है ही नहीं विपक्ष में। ठीक है ना। तो कुल मिला के सरकार जो काम कर रही है वो हमेशा कैसा होता है? सही होता है। मतलब पहली तो क्या हो गई? एक नियम और पढ़ा था अपन ने कि ऐसी पूर्वधारणाएं जिसमें भूतकाल और भविष्यकाल की बातें होती वो हमेशा गलत होती हैं। निकट भविष्य में रेल दुर्घटना रोकी जा सकती है, कौन सी बात हो रही है? भविष्य की। तो जब भी भूतकाल और भविष्यकाल की बात होती है तो वो सही है क्या? इतनी सी तो बात थी, फोकट दिमाग लगा जा रहे हो तुम, भयंकर बुरा, जो कि है नहीं। हो तो एक बात अलग है, लगा है, जो है ही नहीं उसको लगा रहे हो तुम। तो पहली सही हो गई अपनी, और दूसरी कैसी हो गई है? फोकट परेशान हो रहे हो। वन मोर, एक और करेंगे। चलो, अगर आप गलत हुई, अगर किसी ने आप दिमाग लगाया तो उसका दिमाग निकाल के बेच दूंगा मैं। ठीक है, जो कि बिकेगा नहीं, कहीं काम का नहीं है ना। चलो, कथन की बात करते हैं। दूसरा कथन है अपने पास, कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि हमारे देश को
हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण एवं अनर्थकारी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में कितना समय लगेगा। ये हो गया अपने पास कथन। कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता कि हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण एवं अनर्थकारी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, और पूर्व धारणा है अपने पास पहला, आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है। आतंकवादियों को असंभव है। और दूसरा है, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी हैं। अपने पास कथन है, कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि हमारे देश में दुर्भाग्यपूर्ण एवं अनर्थकारी आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने में कितना समय लगेगा। पूर्व धारणा है पहली, आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है। दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी है। क्या हो सकते हैं? कौन सा सही कौन सा गलत? दोनों सही दोनों गलत। आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव, पहला गलत है, बिल्कुल ठीक है। चलो मान लिए पहला गलत। और दूसरा सही है। आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी है। बताओ कौन कौन पहले सही के साथ है? मतलब पहला गलत है। चलो सब सही, पहला गलत है। और दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी है। ये सही है गलत है? सही है। कौन कौन है सही के साथ? कोई भी नहीं। गलत के साथ कितने हैं? अरे कुछ तो करो, या तो सही के साथ जाओ या गलत के साथ जाओ। किसके साथ? आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी है, ये सही है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करना असंभव है। ये तो गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें असंभव शब्द का उपयोग हो गया है। ठीक है, ये तो स्पष्ट है कि गलत दिख ही रहा आपने। क्या क्यों सही है? असंभव कुछ नहीं होता, संभव होता है तो सही मानते हैं। नेगेटिव विचार है, ठीक है, तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि गलत है। और दूसरा, आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास जारी है, पॉजिटिव पॉइंट है, इसलिए वो सही होता है। ने बोला ना, खुद का दिमाग मत लगाओ। खुद का दिमाग लगाओगे 10 में से 11 गलत जाएंगी। 10 तो जो है वो गलत जा ही रही है, एक और एक्स्ट्रा चली आएगी। पूर्व धारणा की है कहानी है, ठीक है। तो चलो आज YouTube वालों के लिए इतना ही काफ़ी है।
थोड़ा सा हम हमारे ऑफलाइन बच्चों के साथ माथा पच्ची कर लें। स्टॉप करो इसको। बता देंगे